एक बात मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो आपको कुछ बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि जहाँ जहाँ आपको रेड स्टार है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट का फर्स्ट नेम में रेड स्टार है, लेकिन कैंडिडेट मिडिल नेम में रेड स्टार नहीं है, लेकिन फादर नेम में रेड स्टार है। जहाँ जहाँ आपका रेड स्टार है ये सब फिलअप करना एकदम ज़रूरी है। इसे आप छोड़ करके यानी ब्लैंक छोड़ करके आप आगे नहीं बढ़ सकते, आपका रजिस्ट्रेशन होगा ही नहीं। इसलिए इस चीज़ पे ध्यान देना होगा और सही करेक्ट भरना होगा। चलिए अब यहाँ पे बताता हूँ कि कैंडिडेट फर्स्ट नेम यहाँ पे पूछा जा रहा है, कैंडिडेट मिडिल नेम में पूछा जा रहा है और कैंडिडेट लास्ट नेम। अगर आपका नाम राहुल कुमार सिंह है यानी कि 3 भाग में डिवाइड किया हुआ है तो फर्स्ट नेम में आप यहाँ पर राहुल लिखिएगा, मिडिल नेम में कुमार लिखिएगा और लास्ट नेम में सिंह लिखिएगा। ये मैं फॉर एग्जाम्पल पर्पज में बता दे रहा हूँ। आपका जो भी नाम है, जिस हिसाब से नाम है, अगर राहुल सिंह है तो यहाँ पर फर्स्ट नेम में राहुल लिखिएगा और लास्ट नेम में सिंह लिखिएगा। अगर आपका नाम ओनली राहुल है, ओनली फर्स्ट नेम राहुल है, ना ही आपका मिडिल नेम है ना ही आपका लास्ट नेम है, तो आप कैंडिडेट फर्स्ट नेम में राहुल लिखिएगा। जो आपका नाम रहेगा आपका टाइटल के अनुसार उस हिसाब से यहाँ पर लिखिएगा। फर्स्ट नेम में यहाँ आप अपना नाम लिखिएगा और लास्ट नेम में आप अपना टाइटल लिखिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं फादर्स नेम, यहाँ भी रेड स्टार दिया हुआ है, फादर नेम फिलअप कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं हस्बैंड नेम, हस्बैंड नेम सिर्फ ओनली फीमेल कैंडिडेट जो कि मैरिड हो वही लोग इस कॉलम को भरिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं रेड स्टार नहीं, तो आप इसे भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं नीचे मदर्स नेम, मदर्स नेम में रेड स्टार दिया हुआ है और ध्यान दीजिए जहां जहां रेड स्टार है, एक बात मैं बता रहा हूं कि कैंडिडेट का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम और फादर्स नेम और मदर्स नेम, ये सब आप जो फिलअप कर रहे हैं ये सब मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही फिलअप कीजिएगा, क्योंकि आगे जाके वेरिफिकेशन होगा। इसमें अगर आप गलती कीजिएगा तो आपको आगे जाके काफी नुकसान होगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट के अनुसार यहाँ पर फिलअप कीजिएगा। अब आते हैं नीचे सिलेक्ट आईडी टाइप, यहाँ पर पूछा जा रहा है आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का नंबर डाल दीजिएगा, 12 डिजिट का नंबर होता है, और उसे अपलोड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं अपलोड आधार पीडीएफ, यहाँ पर आपको 200 KB के अंदर, वो भी पीडीएफ में होना चाहिए। आधार के आगे पीछे होना चाहिए, सिर्फ फ्रंट साइड नहीं। बहुत लोग गलती करते हैं सिर्फ फ्रंट साइड दे दे रहे, लेकिन आपको वो गलती नहीं करना, आपको बोथ साइड करना है। ठीक है, एक पेज में आपको बोथ साइड स्कैन करके उसे पीडीएफ बना के अपलोड करना है। इतना करने के बाद आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं तो आप क्या कीजिएगा, तो आप यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। अगर आप पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल फी आपको 200 रुपया देना होगा, पर पोस्ट विल बी चार्ज। तो आपको इस पर ओके करना होगा। तो यहाँ पर पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपया एक्स्ट्रा देना होगा, यहाँ पर लिख दिया गया है। और पैन कार्ड सिलेक्ट करने के बाद पैन कार्ड नंबर डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर दे रहे इंटर नेम ऑफ एज ऑन पैन। पैन कार्ड में जिस तरह आपका नाम लिखा हुआ रहेगा, जो स्पेलिंग के साथ रहेगा, वही उसी को ही भरना होगा। ठीक है, उसी तरह फादर नेम को भी भरना होगा, उसी तरह डेट ऑफ बर्थ भी भरना होगा, जो पैन कार्ड में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग भरना होगा। अगर आपके पास पैन कार्ड भी नहीं है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास, तो आप ड्राइविंग लाइसेंस पे भी यस कीजिएगा, और उसमें भी यहाँ पर दे रहा है कि 200 रुपया एडिशनल फी लगेगा, तो इस पर आप ओके कीजिएगा। ड्राइविंग लाइसेंस सिलेक्ट करने के बाद आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर डालना होगा। उसके बाद ब्लड ग्रुप सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपका ब्लड ग्रुप है, और इंटर डेट ऑफ इशू, जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस का डेट ऑफ इशू है वो आपको डालना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस का जो एक्सपायरी डेट है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस का बोथ साइड, बहुत लोग का बोथ साइड होता है, बहुत लोग का सिंगल साइड होता है। जो आपका अगर बोथ साइड है तो बोथ साइड स्कैन कर करके यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा, अपलोड आइडेंटिटी पीडीएफ पे। कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस पे सिलेक्ट नहीं करें, हम लोग सिंपल से आधार पर सिलेक्ट करेंगे। आधार सिलेक्ट करने के बाद हम लोग आधार नंबर डाल देंगे और उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप भारतीय है, यानी कि अगर आप, जरूरी नहीं है कि आप बिहार के निवासी है, आप कोई भी स्टेट के निवासी है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, यूपी हो गया, लेकिन आपको भारतीय होना चाहिए, यानी कि सिटीजन ऑफ इंडिया, तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बिहार वाले ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ये नहीं, वो ज़रूरी नहीं है। इसलिए यहाँ पर आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया पर हम लोग यस करेंगे, नो करेंगे तो आप इस फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। अगर आप बिहार के निवासी है तो यस कीजिएगा। अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे कि अगर आप झारखंड से बिलोंग कर रहे हैं, जैसे कि आप यूपी से बिलोंग कर रहे हैं, वहाँ से का निवासी है, लेकिन आपका बिहार का मूल निवासी एकदम नहीं है, आपका रेसिडेंट सर्टिफिकेट बिहार का है ही नहीं, तो आप इसे नो कीजिएगा। नो करने के बाद आप एकदम अदर स्टेट से फिलअप कर सकते हैं, यानी कि अदर स्टेट वाले भी
फॉर्म फिलअप कर सकते हैं इसे नो कर करके, ठीक है। तब आपको कैटेगरी, आपको ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहेंगे कि हम एससी से भरेंगे, अगर आप झारखंड में एससी आते हैं, ईबीसी आते हैं, कोई भी स्टेट से आते हैं कैटेगरी वाइज, तो आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपको एससी एसटी का फॉर्म फिलअप करना हो तो आपको प्रॉपरली बिहार का निवासी होना चाहिए, बिहार का एससी एसटी होना चाहिए, तभी आप एससी एसटी से भर पाएंगे। फिलहाल अब हम लोग इसे आर यू रेसिडेंट ऑफ बिहार पर हम लोग यस करेंगे। यस करने के बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर द परमानेंट रेसिडेंट सर्टिफिकेट डिटेल्स। यहाँ पर आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा, उसका इशू डेट डालना होगा, उसके बाद यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा रेसिडेंट सर्टिफिकेट। करने के बाद अब आपको पूछा जा रहा है डू यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी। अगर आप बिहार के निवासी है तो हम लोग ये निवासी पर तो यस कर दिए है, लेकिन आप जनरल कैटेगरी से आते तो आप नो कीजिएगा, ठीक है। बिहार के निवासी है लेकिन आप जनरल कैटेगरी से आते तो आप नो कीजिएगा। लेकिन अगर आप एससी एसटी ईबीसी या बीसी कैटेगरी से आते हैं तब आपको यस करना होगा, तभी आप रिजर्वेशन कैटेगरी का फ़ायदा ले सकते हैं। ये करने के बाद आपको ये ऑप्शन खुल जाएगा ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी ईबीसी या बीसी, इसमें से जो भी आपका कैटेगरी रहेगा उसे आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि हम लोग एससी यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं। एससी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है सिलेक्ट कास्ट नेम। यहाँ पर हम लोग ऑप्शन मिल जाएगा, ढेर सारा ऑप्शन रहेगा, जो भी आपका कास्ट है अकॉर्डिंग टू सर्टिफिकेट उसके अनुसार ही फिलअप कीजिएगा। एग्जाम्पल फॉर हम लोग कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर कोई भी एक सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर द कास्ट सर्टिफिकेट डिटेल, यानी कि आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा यहाँ पे और सर्टिफिकेट का इशू डेट डालना होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कौन किया है, सर्टिफिकेट इशूड बाय, यहाँ पर पूछा जा रहा है बिहार सरकार से हुआ या अदर से हुआ। अगर आप बिहार से ही बनवाए तो सिंपल सा बिहार का ही होगा ना, तो हम लोग यहाँ पर बिहार का सिलेक्ट करेंगे। बिहार पर टिक करने के बाद अब यहाँ पर अपलोड करना होगा, सेम जैसा हम लोग रेसिडेंट सर्टिफिकेट अपलोड किए उसी तरह कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा पीडीएफ बना करके। ये करने के बाद अब आते हैं नीचे, यहाँ पर देख सकते हैं मैरिटल स्टेट, यहाँ पर देख सकते हैं मैरिड और अनमैरिड का ऑप्शन है। आप इसमें गलत फिलअप नहीं कीजिएगा मैरिड होकर कर भी, ठीक है। तो अगर आप मैरिड है तो मैरिड पे सिलेक्ट कीजिएगा और अनमैरिड है तो अनमैरिड। तो हम लोग यहाँ पर अनमैरिड पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पर पूछा जा रहा है जेंडर, जेंडर में आप मेल है फीमेल या थर्ड जेंडर, यहाँ पर देख सकते हैं थर्ड जेंडर वाले भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप इसमें से कुछ भी आते तो उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए हम लोग यहाँ पे मेल पे सिलेक्ट कर लेते हैं। अब आते हैं नीचे, नीचे आने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आर यू ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर्स एज पर एडवर्टाइजमेंट। अगर आपका दादा दादी एक स्वतंत्र सेनानी यानी कि फ्रीडम फाइटर है, आप उनके पोते पोती या नाते या नाती है तो आप इस पर यस कीजिएगा, अगर आप नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर आप यस करते हैं तो आपको यहाँ पे फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, उसका इशू डेट डालना पड़ेगा, उसे अपलोड भी करना होगा पीडीएफ बना करके। अगर आप है तो, अगर आप नहीं है, अगर आपका दादा दादी फ्रीडम फाइटर नहीं है तो आप इस पर नो कीजिएगा। तो नो करने के बाद अब आते हैं नीचे, नीचे पे यहाँ पर पूछा जा रहा है आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, या इसका मतलब होता है कि हैंडीकैप्ड, दिव्यांग। अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट है यानी कि हैंडीकैप्ड कैंडिडेट है तो आप इस पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद आपको यहाँ पर एक पॉपअप खुल जाएगा, पॉपअप खुलने के बाद यहाँ पर ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार के डिसेबिलिटी है। फर्स्ट ऑप्शन में पूछा जा रहा है विजुअली डिसेबल, यानी कि जिनका आंखों से प्रॉब्लम है, जो आंखों से विकलांग है या हैंडीकैप्ड है तो वो फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करेंगे। दूसरा में ऑप्शन आ जा रहा है हियरिंग डिसेबिलिटी, जिनका सुनने में कोई दिक्कत होती है, जो कान से विकलांग है, वो सेकेंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। थर्ड में ऑप्शन आ जा रहा है ऑर्थोपेडिकली डिसेबिलिटी, जो चलन, जो जिसका चलना फिरना में समस्या है, जो चलन से विकलांग है, वो थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और फोर्थ में पूछा जा रहा है मेंटली डिसेबल्ड या मल्टीपल डिसेबल्ड, यानी कि एक इंसान के ऊपर काफ़ी डिसेबल्ड रूप पाए जाते हैं, वो इस पर सिलेक्ट करेंगे, या दिमागी रूप से जो डिसेबल्ड है वो इस पर सिलेक्ट करेंगे। इसमें से जो भी आपको कैटेगरी है वो आप सिलेक्ट कर दीजिएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड पर क्लिक करते हैं। आई होप इसमें आप समझ गए होंगे कि विजुअल, हियरिंग, ऑर्थोपेडिकली और मेंटली डिसेबल्ड क्या होता है। ये आप सिलेक्ट करने के बाद आपको अब यहाँ पर पूछा जा रहा है इंटर द डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिटेल, यहाँ आपको डिसेबल सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा और इशू डेट डालना होगा। एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डिसेबल कैटेगरी का फॉर्म आप फिलअप करना चाहते हैं, इसका मैं एक प्रॉपर अगर अलग बना दूंगा कि आप डिसेबल कैटेगरी का फॉर्म किस तरह फिलअप कर सकते हैं। और डिसेबल कैटेगरी जरूरी नहीं कि आप बिहार के ही डिसेबल्ड हो, ठीक है।
अगर आप अदर स्टेट से भी डिसेबल्ड है, यानी कि अदर स्टेट्स वाले भी हैंडीकैप जो कैंडिडेट है वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले। ज़रूरी नहीं कि आपको बिहार का निवासी यहाँ पर दिखाना होगा, आर यू रेजिडेंट ऑफ यस, तभी आपको ये ऑप्शन मिलेगा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप रेजिडेंट ऑफ बिहार पे नो भी करेंगे तब भी आपको डिसेबल्ड कैटेगरी का ऑप्शन मिलेगा, और इस पर आप सिलेक्ट करोगे तो आपको मेरिट में काफ़ी प्रेफरेंस मिलेगा, और एग्ज़ाम में भी और आगे जाके भी। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि डिसेबल्ड कैटेगरी सिलेक्ट करना कितना महत्वपूर्ण है अदर स्टेट वाले के लिए। ठीक है, ये कन्फ्यूज़न मैं क्लियर कर देता हूँ कि डिसेबल्ड कैटेगरी को भी स्टेट वाले भर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इशू डेट डालने के बाद अब आते हैं, यहाँ पर पूछा जा रहा है दिव्यांग प्रमाण पत्र निर्गत करने वाली सरकारी चिकित्सा या महाविद्यालय एवं अस्पताल का विवरण जो आपको यहाँ पे इशू किया हुआ है, ठीक है, प्रमाण पत्र, उसे यहाँ पर सिलेक्ट करना है। वो आपका सर्टिफिकेट है उस पर लिखा हुआ है कि इशू कौन किया हुआ। अधिकतर लोग का जो दिव्यांग सर्टिफिकेट होता है यानी कि डिसेबल्ड सर्टिफिकेट होता है वो अधिकतर सिविल सर्जन ही इशू करते हैं। यहाँ पर सिविल सर्जन हम लोग खोजते हैं कहीं है कि नहीं, तो देख सकते हैं यहाँ पर सिविल सर्जन CMO दिया हुआ है, आप इस पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस पर सिलेक्ट कर देते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इशू अथॉरिटी जो आपका सर्टिफिकेट में लिखा हुआ है वो आप यहाँ पर इशू अथॉरिटी पे नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, ये करने के बाद अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपलोड डिसेबल्ड सर्टिफिकेट। यहाँ आपको PDF में अपलोड करना होगा डिसेबल्ड सर्टिफिकेट को, कि हम लोग यहाँ ऑर्थोपेडिकली डिसेबल्ड सर्टिफिकेट के यानी कि चलन या जो चलना फिरना लिखना से जिसका दिक्कत होता है। तो अगर आपको हाथों से प्रॉब्लम है, अगर आप लिख नहीं सकते, आपको लिखने वाला राइटर का आपको ज़रूरत है, तो स्क्राइब रिक्वायर्ड पर हम लोग यहाँ पर यस करेंगे। और यस करने में आपको क्या होगा कि आपको एक अनुमति मिल जाएगा कि आपके साथ एग्ज़ाम में जो आपके जिसको लिखने में प्रॉब्लम होती है उसके एक लिखने के सहायक मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप ये चीज़ ऑप्शन नहीं लेना चाहते तो इससे आप नो भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर नो कर दिए। नो करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, महत्वपूर्ण ऑप्शन पे आ गए। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं इस ऑप्शन पे। अब यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, डू यू वांट टू पे काउंसिल फी एज पर एडवर्टाइजमेंट SC ST डिसेबल्ड और फीमेल। जो SC हो, ST हो, डिसेबिलिटी कैंडिडेट हो या फीमेल कैंडिडेट हो, इसमें से सिर्फ OBC वाले इसमें नहीं है। अगर इसमें से है आप तो आप यस कीजिएगा, तो तभी आपको फीमेल डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 200 रुपया फ़ी लगेगा। अगर आप SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल है और अगर आप नो करेंगे तो आपको वही फ़ी देना पड़ेगा जो एडवर्टाइजमेंट में आया है, 750 रुपया, अगर आप नो करेंगे तो। ठीक है, बाकी जो जनरल और OBC वाले कैंडिडेट है उसको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, ये सिर्फ ऑप्शन SC ST डिसेबिलिटी और फीमेल कैंडिडेट है। तो अगर आप यस करेंगे तभी आप 200 रुपये का फ़ी कटा सकते हैं, अगर आप नो करते तो आपको 750 रुपये का फ़ी कटाना पड़ेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अब आते हैं नीचे, आर यू एक्स सर्विस मैन रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी या एयरफोर्स। अगर आप है तो उस पर यस कीजिएगा। यस करने के बाद उसका डिटेल फिलअप कीजिएगा, सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड करना होगा। अगर आप एक्स सर्विस मैन नहीं है तो आप इसे नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद अब आप यहाँ पर पूछा जा रहा है पंचायती राज संस्थान एवं नगर निकाय स्थानांतरित नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक है कहीं या कोई डिपार्टमेंट में कार्यरत कर रहे, तब आप यस कीजिएगा। अगर आप नहीं हैं, कार्यरत नहीं करते, तो आप नो कीजिएगा। बहुत सारे लोग कार्यरत है और इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तब वो लोग क्या करेंगे, तो इसे यस करेंगे। यस करने के बाद आपको जो डेजिग्नेशन रहेगा वो आपको फिलअप करना होगा। इंटर द स्कूल, किस स्कूल में आप कार्यरत है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। और फिर आपका किस डिस्ट्रिक्ट में अलॉट है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में आप कार्यरत कर रहे हैं वो सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी एक, जैसे कि हम लोग यहाँ पर अरवल में आप कार्यरत है तो वो सिलेक्ट कीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि सर्टिफिकेट नंबर, NOC और ज्वाइनिंग लेटर, यानी कि जिस स्कूल में आप कार्यरत है वहाँ आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करवाना होगा। अगर आपको इशू नहीं हो रहा तो आप ज्वाइनिंग लेटर भी दे सकते हैं। यहाँ पर स्लाइस करके ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ है, आप उस सर्टिफिकेट नंबर डाल दीजिएगा, उसे इशू डेट भी डाल दीजिएगा। फिर आपको उस सर्टिफिकेट को चाहे NOC हो चाहे ज्वाइनिंग लेटर हो उसे अपलोड करना होगा आपको PDF में। ये करने के बाद अब आते हैं नीचे। अभी हम लोग आ गए हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डिटेल पे। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ अपनी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार इनमें से कोई एक चुने। क्या है, इनमें से कोई एक ही चुनना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट में लिखा हुआ है ऑप्शन B.Ed/B.Ed M.Ed,
जैसे BLED, फिर B.Ed, ठीक है, और BSc एड, फिर BPEd और DLEd। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ DLEd का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप संगीत विषय के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, संगीत विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, लेकिन आपको कौन से वर्ग के लिए बन सकते हैं, कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 दोनों के लिए चयन है। और कंप्यूटर के लिए किसमें, सिर्फ SC ST कल्याण विभाग में कक्षा 6 से 10 और शिक्षा विभाग में 11 से 12। आई होप आप समझ में आ गए कि B.Ed हो या DLEd हो या संगीत विषय या कंप्यूटर विषय वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसका भी टर्म कंडीशन है, ठीक है। लेकिन अगर आप केवल कंप्यूटर विज्ञान विषय में अभ्यर्थी है जो प्रशासनिक योग्यता रखते हैं लेकिन B.Ed धारक नहीं है, ठीक है, ध्यानपूर्वक B.Ed धारक नहीं है, तो आप कौन से कक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 11 से 12। और जो यहाँ पर कंप्यूटर धारक है ये आपको B.Ed होना चाहिए इसमें, ठीक है। और फिर आते हैं नीचे, केवल संगीत विषय के अभ्यर्थी जो प्रशैक्षणिक योग्यता रखते हैं लेकिन B.Ed धारक नहीं है, तो वो कक्षा 11 से 12 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ में आता है केवल संगीत और ललित कला और नृत्य, कौन सा कक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 9 से 10 के लिए। और केवल विशेष विद्यालय अध्यापक, ठीक है ना, उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कौन कक्षा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कक्षा 9 से 10। तो आई होप आप लोग इसमें समझ गए होंगे कि आपका इसमें से कौन सा कैटेगरी है। अगर आपके पास B.Ed हो या DLEd हो या B.LEd हो या 4 ईयर वाला इंटीग्रेशन B.Ed हो, तब भी आप इस पर सिलेक्ट कर दीजिएगा, इससे आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना, B.Ed के ऊपर। अभी हम लोग अप्लाई कर रहे हैं B.Ed यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन वाले के लिए, ठीक है, चाहे आप DLEd हो उनके लिए भी ये अप्लाई हो रहा है। इतना करने के बाद अब आते हैं नीचे। अब आपसे पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा, ठीक है। पहले हम लोग समझेंगे पात्रता और दक्षता परीक्षा क्या है। दक्षता परीक्षा यहाँ पर लिखा हुआ है वर्ष 2012 से पहले जो दक्षता निकाला हुआ है या जो कार्यरत है, ठीक है ना, वो केवल दक्षता परीक्षा पर सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और अगर आप सीटेट है या बीटेट है या एस्टेट है तो आप फर्स्ट वाला पे क्लिक कीजिएगा, तो फर्स्ट यहाँ पर ओके कर दीजिएगा, फिर उसका डिटेल फिलअप कीजिएगा। अगर आपके पास ये वाला ऑप्शन है, आप 2012 से पहले कार्यरत है और आपके पास केवल दक्षता है, तो आप इस पर सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका जो दक्षता सर्टिफिकेट है कक्षा 1 से 5 के लिए, 6 से 8 के लिए या 9 से 10 के लिए है, तो आप सब कुछ डेट अगर आपके पास कक्षा 1 से 5 है तो आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर ओके कीजिएगा, उसका सर्टिफिकेट नंबर डालना है, उसका इशू डेट डालना है, उसे अपलोड करना है, ठीक है। इतना करने के बाद ही आपका ये कंप्लीट होगा। अगर आप दक्षता वाले कैंडिडेट नहीं है यानी कि 2000 पहले से पूर्व नियुक्ति एवं कार्यरत शिक्षक नहीं है, तब तो आपको एक ही ऑप्शन है पात्रता परीक्षा पे ही सिलेक्ट करना होगा, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ है सीटेट पेपर 2, बीटेट पेपर 2, बिहार स्टेट पेपर 1, बिहार स्टेट पेपर 2 पे ही आपको क्लिक करना है। यहाँ पर हम ओके करते हैं। आई होप आप समझ में आ गया है कि पात्रता परीक्षा और दक्षता परीक्षा में क्या फ़र्क है, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट वाले पे ऑप्शन पे क्लिक किए। जब आप पात्रता परीक्षा पर सिलेक्ट करेंगे तो आपके लिए 4 को ऑप्शन खुल जाएगा, जिसमें कि अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास होना चाहिए सीटेट पेपर 1, बीटेट पेपर 1, ठीक है, जो कि सिर्फ ओनली DLEd कैंडिडेट भर पाएंगे, क्योंकि B.Ed वाले अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास सीटेट पेपर 2 होना चाहिए। अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 नहीं है तो बीटेट पेपर 2 होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 9-10 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है, 9-10 के लिए माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के लिए, तो आपके पास स्टेट पेपर 1 होना चाहिए, ठीक है ना, स्टेट पेपर 1। लेकिन स्टेट पेपर 2 ओनली कंप्यूटर वाले ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर जो कंप्यूटर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पास स्टेट पेपर 2 क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना, कक्षा 9 से 10 के लिए। अगर आप SC ST डिपार्टमेंट विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको स्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्लास 6 से 10 के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर ऑल सब्जेक्ट। और अगर आप
पीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं यानी कि 11-12 के लिए, तो आपको बिहार स्टेट पेपर 2, ठीक है। अगर आप मल्टीपल क्वालिफिकेशन रखते हैं यानी कि अगर आपके पास बीएड भी है, डीएड भी है और सीटेट पेपर 1 भी निकला हुआ है, सीटेट पेपर 2 भी निकला हुआ है, अकॉर्डिंग टू आपका जो क्राइटेरिया है, अगर आप सीटेट पेपर 1 डीएलएड से कंप्लीट किए हुए हैं और सीटेट पेपर 2 बीएड से कंप्लीट किए हुए हैं, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, हम लोग 6 to 8 पे क्लिक करेंगे सीटेट पेपर 2 के लिए। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है अपनी प्रशिक्षण योग्यता के अनुसार इसमें से कोई एक चुने, तो हम लोग यहाँ पर चुन लिए हैं, ठीक है। एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे आप इसमें सीटेट पेपर 2 या सीटेट पेपर 1 इसमें से चारों में से कोई भी एक सिलेक्ट करेंगे तो आपको ऊपर में या आप क्वालिफिकेशन सिलेक्ट किए हुए हैं यहाँ पे ये अनटिक आउट हो जाएगा, इसे फिर से हमें टिक आउट करना होगा बीएड वाले, ठीक है। ये कंफर्मेशन देता है, ठीक है। अब आते हैं नीचे वापस, जैसे कि अभी हम लोग सीटेट पेपर 2 का हम लोग सिलेक्ट किए 6 to 8 के लिए, तो 6 to 8 का आपका सीटेट पेपर 2 या बीटेट पेपर 2 का सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, उसका इशू डेट डालिएगा और उसे अपलोड कर दीजिएगा पीडीएफ में। अगर आप बहुत अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे 9-10 के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस पर भी टिक कर दीजिए, ठीक है। टिक करने के बाद आपको देख सकते हैं यहाँ भी टिक हो गया। टिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं हमारा एक और ऑप्शन खुल गया है, बिहार स्टेट पेपर 1 कक्षा किसके लिए, 9 से 10 के लिए। तो उसी तरह आपको स्टेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा, उसका इशू डेट डालना होगा, उसका अपलोड भी करना होगा। हमारा स्टेट पेपर 1 नहीं है तो इसीलिए हम लोग इसे अनटिक आउट करेंगे और यहाँ पर ओके कर दीजिए। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ आप इनमें से किस विद्यालय अध्यापक की अनिवार्य अर्हता रखते हैं। अगर आप शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर टिक कर दीजिए, और अगर आप कल्याण विभाग के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग विद्यालय अध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट कीजिए। आप दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों भी फिलअप कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग के लिए अलग सीट है, ठीक है, कल्याण विभाग के लिए अलग सीट है, ठीक है, लेकिन बशर्ते उसमें कैटेगरी वाइज सीट होना चाहिए। तो अभी हम लोग फिलहाल शिक्षा विभाग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर टिक कर दिया, शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर पूछा जा रहा है लैंग्वेज पेपर, यहाँ पर क्वालिफाइंग पार्ट 1 ये मैंडेटरी है, ये क्वालिफाइंग पेपर, इसमें से आपका क्या होना चाहिए, यहाँ पर उर्दू, बंगला, हिंदी, इनमें से कोई एक सिलेक्ट कीजिए जो आपको आता हो, ठीक है। तो हम लोग क्वालिफाइंग पेपर यहाँ पर हिंदी कर दिए हैं। अगर आप उर्दू वाले हैं तो उर्दू भी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको बंगला भी आती है तो बंगला भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर हिंदी कर दिए है। अब आते हैं नीचे, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पूछा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ में भी रजिस्ट्रार, सबसे पहले डेट सिलेक्ट करेंगे, तो डेट में हम लोग यहाँ पर फर्स्ट पे क्लिक कर दिए, फिर उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे, जनवरी यानी 01, ठीक है। उसके बाद ईयर भी हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, रैंडम कोई सा भी, आपको मैं बस एग्जांपल पर्पस बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग सिलेक्ट कर दी है 97, और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट अप्लाइड फॉर, ठीक है। यहाँ पर 6 to 8 का ऑप्शन खुल चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपल से टिक करेंगे, और 6 to 8 के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्राइटेरिया से सारा कुछ यहाँ पर दिया हुआ, सारा क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ। चलिए हम यहाँ से ओके करते हैं, किस सब्जेक्ट में हमें अप्लाई करना है, सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, किस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं 6 to 8 में, जैसे कि 6 to 8 में अंग्रेजी है, उर्दू है, गणित और विज्ञान है, संस्कृत है, सामाजिक विज्ञान है और हिंदी है। तो हम लोग सिंपल से यहाँ पर गणित एंड विज्ञान सिलेक्ट करेंगे। और एक चीज़ और बात, यहाँ पर देख सकते हैं 6 to 8 किसके लिए हम लोग अप्लाई कर, एजुकेशनल डिपार्टमेंट यानी कि शिक्षा विभाग में, ठीक है। अगर आप यहाँ पर हम लोग जैसे सिलेक्ट किए सीटेट पेपर 2 6 to 8, अगर आप इसे सिलेक्ट करते हैं 9-10 में, ठीक है, तो 9-10 का भी यहाँ पे ऑप्शन खुल जाएगा, ठीक है। जैसे मैं फॉर एग्जांपल पर्पस पे बता दे रहा हूँ आपको, जैसे हम लोग यहाँ पर 9-10 पर सिलेक्ट करते हैं, तो 9-10 पर सिलेक्ट कर दिए। 9-10 पर सिलेक्ट करने के बाद उसका सर्टिफिकेट नंबर, रजिस्टर डेट और ये अपलोड करने के बाद, सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद फिर जब आप नीचे आइएगा, नीचे आने के बाद फिर से हम लोग डेट ऑफ बर्थ एक बार फिर से डाल देते हैं वहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, क्योंकि बार बार चेंज हो जाता है जब आप ऑप्शन चेंज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है अब पोस्ट अप्लाई फॉर, यहाँ 3 ऑप्शन आ चुका है। फर्स्ट ऑप्शन लिखा हुआ है क्लास 6 to 8 टीचर, वो भी किस में, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। दूसरा ऑप्शन चेक दिस ऑप्शन ओनली व्हेन यू वांट टू अप्लाई फॉर बोथ
स्पेशल स्कूल टीचर यानी कि विशेष विद्यालय शिक्षक और एडुकेशन यानी कि शिक्षा विभाग में दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस पर क्लिक कर सकते हैं। कौन से क्लास के लिए? 9 से 10 के लिए, जो स्टेट पेपर 1 निकाले हैं उनके लिए, ठीक है। और थर्ड में ऑप्शन है क्लास 9 से 10 टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट। टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट मतलब कि शिक्षा विभाग। सिलेक्ट दिस ऑप्शन फॉर जनरल सब्जेक्ट ओनली, नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन। अगर आपको सिर्फ शिक्षा विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं 19 से, तब आप ये क्लिक करेंगे, ठीक है। अगर आप बोथ अप्लाई करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं विशेष विद्यालय अध्यापक और शिक्षा विभाग में भी अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। 6 to 8 में तो आप करेंगे ही, तो हम लोग फर्स्ट पे पहले सिलेक्ट कर दिए 6 to 8 के यहाँ पर क्वालिफिकेशन सारा दिया हुआ है बीएड वाले के लिए और डीएलएड वाले के लिए, तो हमने यहाँ पर ओके कर दिए है। और 6 to 8 में आपके पास यहाँ पर सब्जेक्ट पूछेगा, तो सब्जेक्ट कौन सा है आपका, जो भी है आप डाल दीजिए। हम लोग यहाँ पर गणित एंड विज्ञान डाल दिए। ये तो मेरा डालना ही डालना है, इनमें से कोई एक आपको अब सिलेक्ट करना है। मैं आपको दोनों का डिटेल्स बता दिया। आपको अगर बोथ में अप्लाई करना है, विशेष विद्यालय अध्यापक और शिक्षा विभाग में अप्लाई करना है, तो आप इस पर सिलेक्ट कीजिए। अगर आप ओनली शिक्षा विभाग में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये इस पर कीजिएगा। ये उस पर वही लोग कर सकेंगे जो स्पेशल विशेष बीएड किए हुए हैं, ठीक है, वही लोग टिक आउट करेंगे। तो अगर आप नॉर्मल है, नॉर्मल आपके पास बीएड है, या क्लास 9 से 10 एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले ही सिलेक्ट करेंगे। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो इसमें भी आपका सारा क्राइटेरिया आएगा कि आपके पास बीएड होना चाहिए, बीएड के बाद आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस आपका स्टेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो इस पर हम लोग ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको सब्जेक्ट सिलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा। सब्जेक्ट सिलेक्ट आप कीजिएगा, जैसे कि अगर आप गणित है तो गणित पे ही सिलेक्ट कीजिएगा, अगर आपके पास विज्ञान है तो विज्ञान। इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री का अलग से ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है जो आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है कि आपका मैथ का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, विज्ञान का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए और आपका सोशल साइंस का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हम लोग फिलहाल मैथ्स ही डालते हैं यहाँ पर गणित करके, तो हम लोग गणित सिलेक्ट कर दिए। आई होप आपको ये पोस्ट अप्लाई के बारे में पता चल गया कि आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अगर आप बोथ कैंडिडेट हैं, अगर आप 6 to 8 और 9 10 दोनों अप्लाई करना चाहते हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे कि कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस। अगर आप बिहार के निवासी नहीं हैं, ठीक है, सपोज डैट अगर आप झारखंड के हैं तो आप अपना एड्रेस झारखंड का ही फिल कीजिएगा और परमानेंट भी झारखंड की ही फिल कीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग सिलेक्ट किए हैं प्रॉपरली बिहार का मूल निवासी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर ऑटोमेटिक देख सकते हैं स्टेट यहाँ पर बिहार कंफर्म है, तो आप कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस फिलअप कर दीजिए जो आपका कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस है, और परमानेंट एड्रेस भी आप सेम एज परमानेंट कर सकते हैं। जो कॉरस्पॉन्डेंस रहेगा वही आपका शायद परमानेंट होगा अगर आप बिहार के निवासी है तो ये फिलअप करने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है यू हैव रिक्वायर्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन criteria for this post as mentioned in the advertisement. For detail please read the advertisement carefully. इसमें लिखा हुआ है कि आपने जो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन था, जो क्राइटेरिया था, वो आपने अच्छी तरीक़ा से पढ़ा है, एडवर्टाइजमेंट में जो दिया हुआ है। तो अगर आप पढ़े हैं अच्छे से तो उस पर यस कीजिए, अदरवाइज अगर नो करेंगे तो आप नॉट एलिजिबल हो जाएंगे। तो इसे सिंपल से हम लोग यस ही करना होगा। यस करने के बाद अब यहाँ पर पूछा जा रहा है मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन और मेल। तो यहाँ पर आप ईमेल डाल दीजिएगा, जो आपका जीमेल आईडी होता है वो डालने के बाद उसे कंफर्म एक बार फिर से दोबारा लिखना होगा, फिर उसे वेरीफाई कर दीजिएगा। ये करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मोबाइल नंबर, तो आपको मोबाइल नंबर जो आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं उसी को दीजिएगा, क्योंकि उस पर OTP जाएगा, ठीक है। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आप उसे गेट OTP कर दीजिएगा, फिर उसे OTP कोड डाल दीजिएगा। इतना करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा यहाँ पर देखो, देख सकते हैं कैप्चा फिल किया, तो इसे हम लोग सिंपल सा कैप्चा फिल कर देंगे। और यहाँ पर सारा कुछ एक बार आप रीचेक कर लीजिए जितना कुछ फिलअप किए हुए, फिर इस सबमिट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा।